नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चमोली से बड़ी खबर है। यहां पर बारिश के बाद कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। चमोली के पीपल कोटी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। एक बरसाती नाला उफान पर आकर सड़क पर पानी बहने लगा और पानी की तेज धारा में 4 गाड़ियां भी फंस गईं। इस दौरान किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के पानी के साथ आए मलबे ने दिक्कतें काफी बढ़ाई हैं। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन भी किया। चमोली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। वहीं चमोली में ही टंगड़ी के पास पागल नाला भी उफान पर आ गया है। ये देखिए, अचानक आज मंगरीगढ़ गधेरे में अचानक उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आगे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज रात और कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भी चमोली, बागेश्वर जिलों में ज्यादा बारिश हो सकती है। चमोली में खासतौर पर चारधाम यात्रियों को अलर्ट किया गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है और सभी यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। रुड़की से बड़ी खबर है। यहां पर तहसील परिसर से अपर तहसीलदार के पेशकार को गिरफ्तार किया गया है। पेशकार रोहित को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और घूसखोर रोहित को गिरफ्तार कर लिया। यहां एक कृषि भूमि का मामला रुड़की तहसील कोर्ट में चल रहा था और इस पर कार्रवाई के एवज में आरोपी पेशकार रोहित ने 25,000 रुपयों की मांग की थी। पीड़ित ने विजिलेंस से इसकी शिकायत की और आज रंगे हाथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस की टीम ने कई घंटे की पूछताछ उससे की और उसके बाद आरोपी पेशकार रोहित को गिरफ्तार कर देहरादून लेकर गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर घूसखोर कर्मचारी और अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इसे भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सोलहवें वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड दौरे पर रहे। सचिवालय में आज हुई मीटिंग में सीएम धामी ने राज्य की जरूरत को आयोग के सामने रखा है। सीएम धामी ने इको सर्विस के नाम पर स्पेशल पैकेज और वनों के संरक्षण के लिए विशेष अनुदान की मांग की। बैठक के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि राज्य में लागू टैक्सों, टैक्स कलेक्शन और केंद्र के करों में राज्य की हिस्सेदारी जैसे अहम मुद्दों पर बात हुई है। आयकर, सीजीएसटी, कस्टम ड्यूटी और कॉरपोरेट टैक्स जैसे केंद्र के राजस्व में राज्य के योगदान के आधार पर नए फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। साथ ही अरविंद पनगड़िया ने बताया कि उत्तराखंड ने अगले 5 साल के लिए 10% सेस की सिफारिश की है, जिस पर आयोग विचार कर रहा है। के मुकाबले में ओवरऑल आपके राज्य की जो फिस्कल स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और डेट टू जीडीपी रेशियो बिलो 30% है। तो अभी भी जो लास्ट आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमिटी एक फॉर्म हुई थी मिस्टर एनके सिंह के उसमें, तो उसके रिकमेंडेशन के विद इन लिमिट्स में है उत्तराखंड। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 30 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 2 साल से केस पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अब इस पर कोर्ट 30 मई को अपना फैसला सुनाएगा। सोमवार को कोर्ट में 3 घंटे तक केस पर अंतिम बहस हुई, जिसमें बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे रीना नेगी ने केस के जजमेंट की तारीख दी है। वहीं केस के फैसले को लेकर आम आदमी की भी निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले 4 डेट से लगातार कंटिन्यू आर्गुमेंट्स चल रहे थे एक्यूज साइड से और प्रोसिक्यूशन साइड से। तो आज कंक्लूड हो चुका है, आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन अब जजमेंट की डेट लगी है और जैसे कोर्ट ने बताया है कि 30 तारीख को इसमें जजमेंट प्रोनाउंस होगा। देहरादून से खबर है, जहां पर लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा में 17 नकल करने वालों को पकड़ा गया है। रविवार को सीबीएसई की लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के दौरान 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए। पकड़े गए अभ्यर्थियों में 10 हरियाणा, 5 उत्तर प्रदेश और 2 आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक महिला भी है। आरोपियों के खिलाफ
पटेल नगर और डालनवाला थानों में उत्तराखंड में लागू नकल विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया है कि 9 अभ्यर्थी जो इस तरह के पाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ दूसरे सेंटर पर भी सेकंड पारी में भी इस तरह से वहां पर 8 लोग पाए गए जो परीक्षा में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जू में बर्ड फ्लू की चपेट में आई बाघिन की मौत के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के जू टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व, 2 जू और 3 रेस्क्यू सेंटर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। देहरादून जू में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं और जानवरों के खाने पीने का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित जानवरों में न्यूमोनिया जैसे लक्षण पैदा होते हैं। ये तो हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, विशेष करके जो स्वच्छता के संबंध में, हाइजीन के संबंध में। तो वहाँ पर हमारा ऑलरेडी सभी रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड। एंड रोज जो हमारा जो खाने दिया जाता है उसको भी परीक्षण किया जाता है। यूपी के गोरखपुर जू में एक टाइगरस के बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड होने के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के दोनों टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही 2 जू, देहरादून और हल्द्वानी जू और 3 रेस्क्यू सेंटर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सारी जगह स्प्रे, सारे एनक्लोजर्स के आसपास स्प्रे हो रहा है। फुट डिप हमने KMNO4 के साथ रखे हुए हैं। सारे जू स्टाफ को बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब, आप इसमें मांस भी देते हैं कई जानवरों को, उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एक माध्यम हो सकता है। देहरादून जू के अंदर जो मांस की आपूर्ति की जाती है वो निविदा के माध्यम से होती है, तो उसमें हमारे पास बीफ आता है और चिकन आता है। तो हमने जिस दिन ये मुझे पता चला, सेम डे, ये गाइडलाइन आने के पहले ही, 1 दिन पहले ही हमने चिकन को मना कर दिया। चिकन हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बीफ आ रहा है। और ये सिर्फ एहतियातन तौर पर है कि कोई बर्ड जो हो सकता है इन्फेक्टेड हो या जहां से सप्लाई आ रही है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से कोई, सिर्फ ये सुरक्षा की दृष्टि से हमने चिकन बंद किया है। खाने पीने का सामान, खासकर जो मांस आता था, उसको लेकर स्पेशल तौर पर सावधानी बरती जा रही है। इसके अलावा जो छिड़काव समेत जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं उनको भी कंप्लीट यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। द्वितीय केदार के नाम से मशहूर भगवान मद्महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन मद्महेश्वर की डोली ऊखीमठ से चलकर राकेश्वरी मंदिर पहुंच गई है। आज रांसी के मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह दूसरे पड़ाव गौडार के लिए रवाना होगी। 21 मई को सुबह डोली मद्महेश्वर धाम पहुंचेगी और 21 मई को ही सुबह 11:30 बजे भगवान मद्महेश्वर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले आज सुबह डोली ऊखीमठ से आगे के लिए रवाना हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जहां देर रात तक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं, वहीं हर दिन शाम को होने वाली मां गंगा की आरती में भी शामिल हो रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 3,66,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में सबसे ज्यादा यात्री 1,90,000, जबकि गंगोत्री में 1,76,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। का मौसम भी बहुत अच्छा है। अभी दुर्गा मैया की आरती करी है, कल सुबह फिर दोबारा से दर्शन करेंगे। पहली बार आए हैं गंगोत्री हम से, बद्रीनाथ जी तो आते रहते हैं। क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी लगी आरती, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी, कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 3,80,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार का दर्शन किया। रविवार को 24,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और लगातार बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है।
चमोली भारत के प्रथम गांव माड़ा के नजदीक सरस्वती नदी के केशव प्रयाग में लगे पुष्कर कुंभ का आज चौथा दिन है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण किया। पुष्कर कुंभ में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के श्रद्धालु पहुंचे हैं। पुष्कर कुंभ का आज चौथा दिन है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरी हैं। पहले दिन जहां बहुत ज्यादा भीड़ आने की वजह से पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन व्यवस्था नहीं बना पाया था, वहीं अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं दिख रही है। आप भीमपुर का ये इलाका देखिए और यहाँ पे आईटीबीपी से अलावा उत्तराखंड की जो पुलिस है वो तैनात की गई है और ये जो कुंभ है ये 26 मई तक चलना है। ऐसे में व्यवस्थाएं ठीक करना कहीं न कहीं शुरू में चुनौती जरूर थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं सुधर चुकी है। और अगर बात करें तो प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और अपने जो पितृ देवता हैं उनको मोक्ष की कामना की। नितिन सेमाल, न्यूज 18, माना। जासूस ज्योति के पकड़े जाने के बाद आप भी यूट्यूबर्स को शक की निगाहों से देखने लगे होंगे, लेकिन ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि उत्तराखंड पुलिस भी यूट्यूबर्स को इसी शक भरी निगाह से देख रही है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति ने कई यूट्यूबर्स को शक के घेरे में ला दिया है। देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भारत और नेपाल सीमा पर बसे देवभूमि उत्तराखंड में भी यूट्यूबर्स की भरमार है। कई फेमस यूट्यूबर का संबंध भी देवभूमि से है। ऐसे में पुलिस ने उस कंटेंट की मॉनिटरिंग और सख्त कर दी है जो ये यूट्यूबर्स जनता को परोस रहे हैं। देखिए, हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार 24/7 इस पर एक्टिव रहता है। साथ ही हमने कुछ डिजिटल वॉलंटियर्स भी बनाए हैं, वो भी हमें अपडेट देते रहते हैं। हमारी लगातार इन पर नज़र है। जो भी इस तरह की अवांछित या कोई आपत्तिजनक गतिविधि लगती है तो तुरंत उसको नोटिस किया जाता है या हम उसे ट्रैक भी करते हैं और कार्रवाई भी की जाती है। उत्तराखंड स्मारक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में जासूस ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारत से जुड़ी क्या जानकारी दी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसी बहाने दूसरे यूट्यूबर चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि उन्हें कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाते समय संदेह की निगाह से ना देखें। सोशल मीडिया हो या फिर कोई और भी माध्यम, मतलब किसी के जरिए या फिर कोई भी, तो इसकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो, बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सभी की जांचें होनी चाहिए। यूट्यूब वीडियो के लिए ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिससे ये तय हो पाए कि कौन वीडियो बनाएगा और कौन नहीं। ऐसे में कंटेंट ही एकमात्र जरिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी यूट्यूबर के तार देश विरोधी ताकतों से तो नहीं जुड़े हैं। ऐसे में ज्योति के कारनामों ने जांच एजेंसियों की दिमागी बत्ती भी जला दी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने के लिए योजना तो तैयार हुई, लेकिन 7 सालों में रोपवे का प्लान सिर्फ फाइलों में घूमता रहा। सर्वे के बाद भी रानीबाग से नैनीताल रोपवे को मंजूरी नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी को इसी जाम से बचाने के लिए साल 2017 में तैयार हुई रोपवे योजना अभी भी हवा में ही झूल रही है। रानीबाग से ज्योलिकोट, हनुमानगढ़ी, नैनीताल का रोपवे प्लान अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिल सकी है, तो पार्किंग की समस्या झेल रहा शहर रोपवे का इंतजार कर रहा है। नैनीताल के लिए जरूरी रोपवे को हाईकोर्ट से मिली छूट और सर्वे के बाद भी अनुमति का इंतजार है। वहीं 700 करोड़ रुपए से शुरू हुई योजना अब 1600 करोड़ के पार पहुंच गई है। हालांकि नैनीताल के पर्यटन कारोबारी नैनीताल के लिए रोपवे जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं। तो रोपवेज के लिए हमने सजेस्ट किया था, पूर्व में भी ये काफी टाइम से इसकी DPR बननी थी और इसका काम शुरू होना था। तो नैनीताल लाने के लिए रोपवेज, कैंची धाम जाने के लिए रोपवेज, तो रोपवेज से ऐसा है कि रोड का कंजेशन हटेगा और काफी फर्क पड़ेगा टूरिज्म में। रानीबाग से नैनीताल तक कुल 11 किलोमीटर की दूरी इस रोपवे से तय की जानी है, तो 68 टावर इसके लिए बनाए जाने हैं। इसके साथ ही काठ गोदाम रोपवे स्टेशन पर 500 गाड़ियों की पार्किंग, होटल, फूड आउटलेट समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार ज्योलिकोट और नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक किया जाना है। प्रशासन भी मान रहा है कि रोपवे से ही शहर को मुक्ति मिल सकती है।
हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं समय समय पर अलग अलग फोरम में इस मैटर को रख कर के जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको रोपवे वाले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा जाए। इससे काफ़ी लाभ होगा। इससे जो डे विजिटर्स हैं, जो अननेसेसरी टू व्हीलर्स या इस तरह के वाहन लेकर आते हैं, वो काफ़ी बड़ी संख्या है नैनीताल में एंट्री करने वालों की, उसको काफ़ी राहत मिलेगी और वो बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम असुविधा में जो है नैनीताल के अंदर रोपवे के माध्यम से आ पाएंगे। बहरहाल रोपवे का इंतजार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही इसकी लागत भी अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि रोपवे को जल्द स्वीकृति मिलती है तो कम से कम आने वाले दिनों में नैनीताल से कैंचीधाम तक जाम को मुक्ति मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आदि कैलाश उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आदि कैलाश को नई पहचान देने की कोशिश की है। नड्डा देश की ऐसी दूसरी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन किए। चाइना बॉर्डर के करीब ज्योलिंगकांग में मौजूद आदि कैलाश सदियों से आस्था का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने में पीएम नरेंद्र मोदी का अहम रोल रहा है। पीएम मोदी साल 2023 में आदि कैलाश के दर्शनों के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद यहां आने वाले भक्तों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी रविवार को आदि कैलाश के दर्शन किए। वाइब्रेंट विलेज में मौजूद आदि कैलाश पहुंचने वाले नड्डा देश की दूसरी सबसे बड़ी शख्सियत हैं। कोई आदि कैलाश के दर्शन के लिए आ रहे हैं, कोई यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आ रहे हैं, कोई यहाँ की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के लिए आ रहे हैं। और आप सब लोग पारंपरिक तरीके से जिस तरीके से उनका स्वागत करते हैं, उसके कारण से उन लोगों के दिल में भी एक बहुत अच्छी जगह आप बना पा रहे हैं। नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन तो किए ही, साथ ही गुंजी, नाभी और कुटी जैसे वाइब्रेंट विलेज में जरूरी सुविधाओं का खाका भी तैयार किया। केंद्र सरकार बॉर्डर के गांवों में जरूरी सुविधाएं जुटाकर सुरक्षा की पहली दीवार को मजबूत करना चाह रही है। चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर मौजूद ये तीनों गांव सामरिक नजरिए से काफी अहम हैं। यही नहीं, आदि कैलाश और ओम पर्वत के करीब होने के कारण इन गांवों में धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावना है। आने वाले समय में पर्यटन ही एक माध्यम है जो कि हमारे क्षेत्र का विकास को एक नई दिशा देगा और इसके लिए बहुत आगे बढ़ने का हमारा चांस है। हमारे जो भी जितनी गरीब जनता है आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल आदि कैलाश 35,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से बॉर्डर के इलाके गुलजार तो हो ही रहे हैं, साथ ही लोगों को अपने ही घर पर रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद भी आदि कैलाश आने वाले यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। धामी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रही है। देहरादून से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था जहां आम नागरिकों को कुछ फायदा पहुंचा सकती है, तो वहां वकीलों में भी इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या है ये मामला, देखिए रिपोर्ट। ये है देहरादून का रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ हमेशा लाइनें ही देखने को मिलती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ शुरू हुई उत्तराखंड की ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था ने संपत्ति खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को कागजों से कंप्यूटर स्क्रीन पर ला दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए न लाइन में लगने की जरूरत है, न ही भारी फीस चुकाने की। कई लोग ये भी मानते हैं कि पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्री करना हर वर्ग के लिए आसान नहीं है। आम जनता को उसमें अगर बेनिफिट मिल रहा है, घर बैठे सारे काम वो वकील अपना रेडी करके देते हैं, तो अगर 1-2 हज़ार रुपये उन्हें एक्स्ट्रा देने भी पड़ते हैं तो वो उसमें कोई भी नहीं सोचता है, वो खुशी से देता है। अपनी दाखिल खारिज ये वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है फिर वकील की करा के अपना आप देने की, तो घर बैठे सब काम उनके हो जाते हैं।
उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है जहां ये व्यवस्था लागू हुई है। इससे पहले यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार में ऑनलाइन व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। हालांकि डिजिटल क्रांति की इस व्यवस्था से वकीलों का एक तबका नाखुश है। बैना में है वो जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चले, क्योंकि इससे सबसे बड़ी समस्या एक और आएगी कि जब ये ऑनलाइन सिस्टम चलेगा तो बहुत सारे फर्जीवाड़े बहुत सारे अधिकतर होंगे और उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक और जगह भी लात पड़ी है जिनके रोजगारों पे। स्टाम्प वेंडर पूरे राज्य में कितने बेरोजगार हो जाएंगे, ये गंभीर प्रश्न है। डिजिटल रजिस्ट्री केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। उत्तराखंड कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की इस नई व्यवस्था ने जहां नागरिकों को राहत दी है, वहीं ये बदलाव पेशेवर वकीलों के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमांत जिलों में इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के लिए बंकर बनाने की मांग उठने लगी है। भविष्य में आखिर क्यों है बंकर की जरूरत, देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा। इससे ये भी बात साफ हो गई कि भविष्य में अगर चीन के साथ ऐसी स्थिति बनी तो वायु सेना की भूमिका निर्णायक होगी और जिसमें बॉर्डर इलाके में नागरिकों के जन माल की सुरक्षा के लिए बंकरों की भूमिका अहम होगी। लेकिन अभी इंडो चाइना बॉर्डर इलाके में युद्ध के हालात में नागरिकों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो छुप पाए, जिसके चलते भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी में बंकर बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। पूर्व सैनिक भी युद्ध के हालात में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर को सबसे सुरक्षित मानते हैं। तो ये एयर अटैक है, यदि दुश्मन देश के द्वारा इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई की जाती है कभी भविष्य में, अगर आशंका जताएं हम, तो उसके लिए बंकर बहुत ही निहायत जरूरी है एयर अटैक के लिए। एयर अटैक से बचने के लिए बंकर के अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन दूसरा। उत्तरकाशी के सीमांत तहसील भटवाड़ी में बंद पड़ी लोहारी नागपाला परियोजना की बंद पड़ी टनल को युद्ध के समय बंकर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसके चलते स्थानीय लोग सरकार से इसे बनवाने की मांग कर रहे हैं, जिसे 4 धाम यात्रा के दौरान आने जाने के साथ ही युद्ध के दौरान बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ की जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बड़े बड़े बंकर बनाए जाने चाहिए। और जैसे उत्तराखंड में ये गंगा घाटी में पाला बांध परियोजना जो अधूरी रही, वहाँ बड़े बड़े टनल बने हुए, उसको भी बंकर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। खेरांग से लेके और सीधा डबरानी, इसको बाईपास टनल जो है रोड के सड़क सेफ्टी के हिसाब से, इसको बाईपास रोड के हिसाब से भी जो इसको जो है सुचारू किया जा सकता है। बहुत से में बंकरों के काम भी इस सड़क आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोहारी नागपाला की जो टनल है उसको पूरा किया जाए। युद्ध के समय नागरिकों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए मजबूत बंकरों के निर्माण जरूरी है, जिसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। राज्य में लागू यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता मामले में अब जुलाई में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 3 हफ्तों का समय मांगा है, जो कोर्ट ने दे दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने अपना जवाब शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में यूसीसी से जुड़ी याचिकाएं मेंशन हुई। इस दौरान वकीलों ने सुनवाई के लिए समय मांगा, लेकिन इसी दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अपना शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों का समय कोर्ट से लिया है। आपको बता दें कि यूसीसी को हाईकोर्ट में करीब आधा दर्जन चुनौती दी गई है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।